नमस्कार दोस्तों। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बहुत सुना है हमने, जानते हैं इसके बारे में, लेकिन मैं जिस गुलिस्ता की बात कर रहा हूं वो है पत्रकारिता का, भारतीय पत्रकारिता का, खासतौर पर टेलीविजन पत्रकारिता का गुलिस्ता। और इसकी भी हर शाख पर उल्लू बैठा हुआ है। एक उल्लू ये आपके सामने भी बैठा है, मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो बार बार कहता हूं इस बात को, और बार बार कहता रहूंगा कि हर उल्लू का अपना एक फर्ज होता है। मेरा फर्ज मुझे यह समझ में आता है कि मैं उन बातों को सामने रखूं जिनको सर्वथा पत्रकार जगत स्वयं ही दबा लेता है, और उसके बाद में मन कचोटता है। उसके बाद में जब कोई बोलता है तो लगता है कि हाँ, ये दिल की बात को बोल रहा है। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? भाई क्यों बोल रहा है? भाई बोलने से कोई मतलब नहीं, क्यों बेवजह का पंगा लेना। और मुझे कई लोगों ने टिप्पणियां भी की। भाई पहले तो मेरी पोस्ट पर मुझे मोदी समर्थक भी करार दे दिया गया, और मैंने इसको सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि मैं मोदी जी के काम का प्रशंसक हूं। अर्नब के खिलाफ कुछ बोलने पर कुछ लोगों ने यहां तक टिप्पणी कर दी कि हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ तो कोई नहीं बोलता। और ये तो उन्हें यही नहीं पता कि इस व्यक्ति के ऊपर कितने आरोप इन चीजों को लेकर लग चुके हैं। और दोनों ही एक्सट्रीमिज्म की मैं बात करना चाहता हूं। जब मैंने हिंदू आतंक के झूठ का खुलासा करने के लिए द ग्रेट इंडियन कॉन्स्पिरेसी या आतंक से समझौता पुस्तक लिखी थी, उस वक्त भी मैं बार बार कहता रहा था, मुझे किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। जो रंग मेरे गणेश जी पर, मेरे बजरंग बली पर चढ़ता है, उस रंग के साथ आतंक शब्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तथ्यात्मक रूप से ये चीज सिद्ध करके रहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा झूठ ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। और इसके लिए आप पुस्तक पढ़ सकते हैं। कानूनी आधार पर तमाम वकीलों द्वारा उसके एक एक तथ्य को चेक करने के बाद ब्लूम्सबरी ने उसको पब्लिश किया था। ये बात हो गई हिंदुत्व के लिए योगदान की। मुझे नहीं पता कि बाकी जिन पत्रकारों के बारे या अर्नब के बारे में मैं सीधे सीधे कहता हूं उन्होंने हिंदुत्व के लिए क्या योगदान दिया है, या किस तरीके की उन्होंने पत्रकारिता की है। पत्रकारिता का मतलब सिर्फ न्यूज चैनल पर बैठकर चिल्लाने से नहीं होता है, और टीआरपी बटोरने से नहीं होता है, और गाली गलौज के लिए 4-6 लफंडर बैठा लेने से नहीं होता। माफ कीजिएगा, कोई बहुत जान पहचान का आदमी भी बैठता हो वहां तो। खैर, अब मुद्दे की बात। हर शाख पे उल्लू बैठा है, ऐसा नहीं कि उल्लू यहीं पर बैठे हैं। उल्लू विरोध करने वालों के भी भयंकर उल्लू बैठे हुए हैं। मसलन हमारे रवीश कुमार जी से तो मेरी थोड़ा निजी मुलाकातें भी हैं, तो और मैं उनके काम का प्रशंसक था एक समय पर, जैसे मैं अर्नब के भी काम का प्रशंसक रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक सिद्धांत कह रहा हूं, ये जैसे मैं मीडिया के बारे में, मैंने कल, अगर आपने वीडियो सुना होगा तो आपके लिए बात समझना आसान हो जाएगा कि जिसको जिसके समर्थक मिल गए और जिसकी बल्ले बल्ले हो गई, फॉलोइंग हो गई। आपको पता नहीं आजकल ये जो सोशल मीडिया से थोड़े कटे कटे रहते हैं, ऐसे रवीश कुमार पहले सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहते थे, और तो बाद में धीरे धीरे उनका इससे जो है मोह भंग हो गया था। अब सबसे अहम बात, उल्लू क्यों? उल्लू इसलिए क्योंकि ये जनता को उल्लू समझते हैं और ये सोचते हैं कि जनता जो है वो बेवकूफ है। जनता अपनी मैंने ये देखा है, जब आप किसी एक्सट्रीमिज्म में होते हैं ना, तो वो क्या पत्रकार हो, क्या आम लोग हो, सब अंधे हैं। आपको अगर ये लग रहा है कि आप किसी एक्सट्रीमिज्म के छोर को पकड़ने के बाद में कुछ भी हासिल कर लेंगे, तो आप अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने परिवार को, अपने आप को लगातार गर्त में ले जा रहे हैं। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। पत्रकारिता पर दोषारोपण करना बंद कर दीजिए। जहां तक पॉलिटिकल पत्रकारिता या कथित पत्रकारिता का सवाल है, तो रवीश कुमार उसके ठीक उसी छोर पर खड़े हुए हैं। ये दो पलड़े हैं, इनका भयंकर इम्बैलेंस है। इन पलड़ों में एक तरफ बैठ जाते हैं रवीश कुमार, और जो सरकार के विरोध में बेवजह की बातें, मतलब वो दिन भर ये देखते रहते हैं कि कोरोना वायरस में नकारात्मक क्या हो रहा है वो निकाल के मुझे बताओ, तब तो बात बनेगी, या उसकी स्टडी करते रहते हैं पूरी तरह, क्योंकि उनका क्लाइंटेज वो बन गया है, उनका ऑडियंस वो बन गया है, उनकी बल्ले बल्ले और वाहवाही उसमें होती है। और वहीं अर्नब गोस्वामी इस विचार में लगे रहते हैं कि भैया कोई मुझे ये बता दे कि यार कैसे मैं कांग्रेस के ऊपर हमला बोल दूं। अरे भाई, अभी समझ नहीं आ रहा है, इतने दिन से अब ये कोरोना वायरस है, ये तो कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं निचोड़ने को। गन्ना 10 बार मशीन में डालकर निकाल दिया गया है, बिल्कुल बेरस हो गया है, तो अचानक से फिर कोई चीज निकल जाती है।
ये जो एक्सट्रीमिज्म की पत्रकारिता है, ये विचारवाद की जो पत्रकारिता, ये बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये पत्रकारिता है ही नहीं। पत्रकारिता पर कब राजनीति का अतिक्रमण हो गया है समझ ही नहीं आया। इनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल में पद पा लेना ही महत्वाकांक्षा होती है, ये यश की प्राप्ति भी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा होती है। ये यश की प्राप्ति के लिए भी ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई धनोपार्जन ही हो रहा है, और किसी को हो भी रहा होगा, कर भी रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए कि भैया ये तो बड़े बड़े व्यवसायी हो गए हैं पत्रकार, और सच बात है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। कुछ पत्रकार हैं जिनको तो करोड़ों की संपत्ति है, उसके बारे में जानकारी आपको बहुत सहजता से मिल जाएगी। ना तो ये मंच है और ना मैं वो व्यक्ति हूं जो इसके बारे में टिप्पणी करे, लेकिन कुछ को एक चस्का लग जाता है यश प्राप्ति का भी, और वो यश प्राप्ति का चस्का जो है वो रवीश कुमार को भी कम नहीं लगा हुआ है, बहुत शुरुआत से लगा हुआ है। उनको ये जो मीठा मीठा धीमे धीमे गाली गलौज करने का जो चस्का लगा था ना, और उसके बाद में बुद्धिजीविता के उस स्तर पर जाकर बैठ जाना, उस शिखर पर जाकर बैठ जाना जहां से नीचे देखने पर सब कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। हे प्रभु, ऐसी पत्रकारिता को तो क्या कहा जाए, ये पत्रकारिता भी कहलाने के लायक नहीं। लेकिन देखिए, आपको शायद पता नहीं होगा, मैं एक एंकर रहा हूं, एक एंकर के तौर पर मेरी शुरुआत हुई, और बाकी की विधाएं मैंने बाद में सीखी अपने 20 साल के करियर, लेकिन सबसे पहले मैंने एंकरिंग सीखी। ये सब लोग वो है जिन्होंने बाद में एंकरिंग सीखी। 10 साल बाद कोई रिपोर्टर था, कोई डाक छाटता था, कोई कुछ करता था, इन्होंने बाद में एंकरिंग सीखी। एंकरिंग क्यों सीखी? चेहरा दिखता है, ये आदमी फेमस हो जाता है। आप इस पे तो एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे बड़े बड़े मालिकों और संपादकों को भी कीड़ा काटा, कि वो एंकरों को हटाकर खुद एंकरिंग करने लग गए। अरे बड़ा मजेदार किस्सा है ये तो, इस पर तो आपको मुझे सुनना चाहिए, लेकिन ये बात फिर कभी होगी, अभी विषयांतर हो जाएगा। तो असली बात यह है कि ये जो अर्णब गोस्वामी हैं और जो रवीश कुमार हैं, दोनों एक्सट्रीमिज्म की पत्रकारिता कर रहे हैं। और इनको चस्का कब से लगा? इनको समझ में पहले एंकरिंग, फेम मिलना शुरू हो गया, यश की प्राप्ति होनी शुरू हो गई, फिर लगा कि नहीं, एंकरिंग में भी एक ट्विस्ट होता है भाई, एंकर बैलेंस्ड एंकर कुछ होता ही नहीं है। और आप देख लीजिएगा, लोकप्रिय एंकर्स को उठा लीजिए, आप अगर टीवी मीडिया के हैं तब तो आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने विटनेस किया है, आप जानते हैं, आप देखते हैं। अगर आप नॉन मीडिया पर्सन हैं, आप सामान्य दर्शक हैं, क्योंकि उनकी भी टिप्पणियां आ रही है, मुझे कुछ भी लिख देते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ये बंदा जो बोलता है ये कौन है, ये यूट्यूब चैनल चलाने वाला बंदा है कि पत्रकार है। और कोई कह रहा है कि आपको जलन हो रही है अर्णब गोस्वामी से। कहाँ अर्णब गोस्वामी, कहाँ हम, कोई जलन का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जो एंकरिंग का चस्का लगता है, उसके बाद में इसका जबरदस्त इस्तेमाल होता है। फिर इसके अलग अलग फेजेस होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप टेलीविजन से जुड़े हुए लोग हैं या आप टीवी मीडिया को समझते हैं, तब तो फिर आपको समझाने की जरूरत ही है क्या है कि जितने भी मशहूर एंकर हैं आज की तारीख में, ट्विटर पर जाकर उनकी लोकप्रियता का आकलन कर लीजिए, उनके फॉलोअर्स की संख्या के साथ में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्सट्रीमिज्म वाले पत्रकार हैं। इनकी या तो इस तरफ झुकाव है या इस तरफ झुकाव है, और इस तरफ झुकाव सवाल ही नहीं उठता कि ये पत्रकार है, सवाल ही नहीं उठता भाई। लोकप्रिय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोकप्रिय हैं, हनी सिंह हैं, मिक्का सिंह हैं, राखी सावंत हैं, राजेश खन्ना भी काफी लोकप्रिय, अरुण गोविल लोकप्रिय। अभी ट्वीट किया उन्होंने कि मुझे कभी कोई सम्मान नहीं मिला। आपको पता नहीं ये खबर है कि नहीं है? अरुण गोविल जी का ट्वीट पढ़िए, बड़े निराश हैं। रामायण के राम जो हैं, अभी किया उन्होंने, रामायण की लोकप्रियता एक बार फिर देखी, वो देख चुके हैं, उन्हें पता है उस पीक टाइम पर कुछ समय बाद उनको फिल्म वालों ने लेना बंद कर दिया। भाई राम जी की छवि आपको लेकर क्या करेंगे? फिर उनको एड वालों ने लेना बंद कर दिया, फिर उनको सहायक कलाकार का काम मिलना बंद हो गया। वो विक्रम बेताल और ऐसे 1-2 सीरियल के बाद सीरियल में काम मिलना भी बंद हो गया। सास बहू में भी वो काम पता नहीं मिल पाता या वो उस काम के रहे। खैर कुल मिला के ये रहा कि अरुण गोविल की निराशा ये बताती है कि ये जो स्टारडम है ना साहब, ये तो किसी का नहीं रहा। और मैंने पहले भी कहा, ये न्यूज वालों का स्टारडम तो बिल्कुल नहीं रहेगा। और ये लोग इसी यश के चक्कर में, कुछ धन के, शक्ति के और यश के, इन 3 चीजों के चक्कर में पत्रकारिता का तो जयराम जी की इन्होंने कर दिया। तो हर शाख
पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा या अंजाम पत्रकारिता क्या होगा, ये मुझे कहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे नवागंतुक पत्रकार हैं, रंगरूड भर्ती हो रहे हैं, वो मुझको जरूर सुनेंगे, समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दिमाग में कचरा ना बैठे। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको ताकत जुटानी है, पैसा जुटाना है, कोई और काम कर लो या फिर धीरे से कट लो, आप उसी दिशा में निकल जाओ। पत्रकारों को पत्रकारिता करने दो, क्योंकि उनकी रोजी रोटी आप खा जाते हो, आपका मकसद कुछ और होता है। और मेजॉरिटी 85%, और मैं तो कहता हूं वो 10% पागलों को भी मिला लो जिनकी मैं बात करता हूं, तो 95% पत्रकार एक तरफ खड़े हुए और ये 5% खेला कर रहे हैं, जो वो पत्रकार हैं जो उल्लू या एक्सट्रीमिस्ट पत्रकार है। बात चुभी हो तो ठीक, अच्छी लगी हो तो ठीक, जयराम जी की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात खरी खरी लगी होगी, तो आप अपनी टिप्पणियां सभ्य तरीके से करिए, असभ्य तरीके से करिए, टिप्पणी जरूर करिए, तार्किक बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।